चलो ऑर्डर का आपको मतलब समझ में आया? क्या होता है बताओ? जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में, अब देखो ऑर्डर के लिए एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स नहीं मायने रखता है। ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। मॉलिक्यूलरिटी केवल डिफाइन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी पूरे के पूरे रिएक्शन के लिए होती है ऑर्डर डिफाइंड। ठीक है, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करूं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है। अब चाहे कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, चाहे फिर वो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हो, फिर चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, सब की सब जीरो ऑर्डर होती है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं सब फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। फिर अब चाहे वो अल्फा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, न्यूक्लियर फिजन हो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो, सबके सब फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। यानी ऑर्डर जो होता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी केवल पॉजिटिव होल नंबर हुआ करती है। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए। डिफरेंस अगर आपको करना हो कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होगा, तो पहला डिफरेंस उनका हम डेफिनेशन लिख देंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर में दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट विच रेट इज डिपेंडेंट। ठीक है। सेकंड, molecularity is not defined for complex reaction, it is defined only for elementary reaction. Order is defined for complex reaction. ठीक है। molecularity is always positive whole number. Order is positive, negative, zero, fraction कुछ भी हो सकता है। molecularity is a theoretical concept, order is the experimental concept. ठीक, आप आंखों से देख के रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करना होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब बात आती है बेटा रेट लॉ इक्वेशन। मैंने डिफरेंस सब लिख के दिया है, पढ़ लेना, बोल दिया बस। अब आइए रेट लॉ इक्वेशन चलेंगे। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है? अब कल आपको समझ में आ चुका है रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ इक्वेशन बेटा हमें क्या बताता है, आराम से समझिएगा। रेट लॉ इक्वेशन हमें ये बताता है कि कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, explain the dependence of rate of reaction on concentration of reacting in reaction। मतलब रेट लॉ जो इक्वेशन होता है क्या एक्सप्लेन करता है कि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। और बेटा ये डिपेंडेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बट हम लोग के सिलेबस में क्या है, सिंपल वाली डिपेंडेंस। 2 गुना कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट 4 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। आसान वाली डिपेंडेंस को अपने को पढ़ना। ठीक है, 2 गुना बढ़ाने पे 2.5 गुना बढ़ गया, वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या है, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ रिएक्शन एंड दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम केवल क्या पढ़ेंगे बेटा, सिंपल टाइप ऑफ डिपेंडेंस को हम पढ़ेंगे। यहाँ पास में ना 2 गुना बढ़ाने पे 4 गुना हो गया, 2 गुना घटाने पे 4 गुना कम हो गया, इस तरह की डिपेंडेंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2a + b gives प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक कोई हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है। मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट करके। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, हमने जब ए की कंसंट्रेशन को जब हमने डबल किया तो हमने क्या देखा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो गया। वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 है। कैसे, जरा समझिए। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट क्या हुआ, डबल। अच्छा समझो, कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल। ठीक है, तो आप बताइए 2 की पावर में ऐसा क्या लिखा होगा कि 2 आया होगा, 1, यानी ऑर्डर 1 ए की पावर में 1। जरा समझो इस बात को। ठीक है, कंसंट्रेशन को देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट क्या हुआ, डबल। कंसंट्रेशन की पावर का सम ही ऑर्डर कहलाता है।
तो आप बताओ 2 की पावर में इस कंसंट्रेशन की पावर में से क्या लिखा होगा कि 2 आया होगा 1, इसलिए वो a की पावर 1। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हमारा। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया कि जब हमने b को डबल किया, b को डबल किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर है कि नहीं? अब जरा समझो, बी को कंसंट्रेशन को क्या किया तुमने? डबल। रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, तो 2 की पावर में क्या लिखूंगी? 4 आए, 2 इसलिए 2 की पावर। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या लिख सकता हूँ? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 और b की पावर 2, यानी R इज इक्वल टू k a और b की पावर 2। ये रेट लॉ होगा, बराबर है नहीं? यानी ये एक्सपेरिमेंट से आया। अगर आप विदाउट एक्सपेरिमेंट करते तो आपको क्या नजर आता? बताओ। R इज इक्वल टू k a की पावर में 2 और b की पावर में ये होता ना? क्या ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बात समझा ना? ऐसा कुछ लिखा कि भाई कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं ना, अब तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। भाई एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर है वही मॉलिक्यूलरिटी है, ध्यान रखना। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा वहां मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर ही होगा। भाई अगर मैं ऐसा रेट लॉ लिख दिया, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 + 1 3, ऑर्डर देखो 2 + 1 3। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही क्या होगा? ऑर्डर। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब पूरी मैकेनिज्म अपने को आना चाहिए। बात सुनना कैसे हो? और वो आपको देगा, आपको कुछ रटना नहीं है। हमको क्या सर हर रिएक्शन की मैकेनिज्म रट्टा मारना है क्या? ऐसा कुछ नहीं, वो न्यूमेरिकल में बता के देगा। आपसे पूछेगा ऑर्डर बताओ, ठीक है? तो ये आ गया आपका रेट लॉ, समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे होता क्या, जब न्यूमेरिकल आएगा बेटा, तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको एक इक्वेशन दे देगा, हाँ ऐसी इक्वेशन लिख देगा, बोलेगा अगर हमने ए की कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो गया, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया रेट 4 टाइम्स हो गया। बताइए ऑर्डर क्या होगा? इस रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर। तो आपको क्या करना होगा? एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ बनाना होगा। कैसे? आप ऐसे बना लेना हमेशा, R इक्वल टू के a टू दी पावर x और b टू दी पावर y। अब बेटा अगर यही x और y ढूंढ लूं तो ऑर्डर नहीं आ जाएगा क्या? x क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस y क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर। समझ में आया क्या? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ बना देंगे, ठीक है? उसके बाद जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम यहाँ डील कर लेंगे और x y और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट नहीं देंगे 2 और 1 3, ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अब इसी क्वेश्चन कराता हूं तब आपको ज्यादा समझ में। चलिए इसको न्यूमेरिकल करते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप न्यूमेरिकल लगा देते हैं। चलो क्वेश्चन देखो जरा, 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है? ये दे दिया आपको एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन। अब देखो बहुत कुछ उसने बोला। पहला क्वेश्चन आसान से स्टार्ट कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, उसने बता दिया खुद, ठीक है? और क्या बोला? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज -1। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना, -1। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आसान वाला क्वेश्चन है। सेकंड, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देन अब यहां से 3 क्वेश्चन अलग अलग बनाया है। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन, अगर हमने ए की कंसंट्रेशन को अकेले केवल डबल किया, ठीक है? बी को छेड़ा दिया। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन,
concentration of A and B both are double, दोनों को डबल किया, और D volume of container increases 3 times। ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया, सारे कंसेप्ट एक में ही क्लियर हो जाए। देखो अपने को एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिया है और अपने को ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता दिया इस बार, यानी अपने को एक्स भी पता है वाई भी पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, यही कर दूं। पहले का तो आंसर हो जाएगा r इक्वल टू के ए टू द पावर x, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 दिया है और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया रे, बराबर। सेकंड है कैलकुलेट ऑर्डर, कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर कहलाता है, तो 2 + -1 यानी 1, बराबर। ओवर ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब यहां से बात स्टार्ट होगी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is double alone, B is half, A and B both are double and volume of container increases 3 times। अब यहां से देखो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। आपके पास एक रिएक्शन तो फिक्स है, आपकी ये रिएक्शन आप इसको पहले लिख लो। अब मैं तीसरा क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। R इक्वल टू के, ए की पावर में 2 है और बी की पावर में -1 है, बराबर। ये इक्वेशन मेरे पास है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब पहला पार्ट सॉल्व करूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन, यानी आपको ए की कंसंट्रेशन को डबल करना है, तो नया रेट हो जाएगा r डैश। r डैश की वैल्यू तो निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ए को डबल किया, क्या 2a कर दूं इसको, b को कुछ भी नहीं करना है। पहले बार देखो a इज डबल एलोन, अकेले इसको डबल करना है, ठीक है। इसका मतलब r डैश इज इक्वल टू के 2 की पावर 2 और a की पावर 2 और b की पावर -1, यही होगा, बराबर ना यार, बोल दिया यार, ठीक है। इक्वेशन 2, बराबर। अब 2 को डिवाइड मार दो 1 से, 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, चलो करो जरा। r डैश अपॉन r, ये है ना, इक्वल टू क्या, के 2 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर -1 बाई के a की पावर 2, b की पावर -1, ठीक है। के कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, ओके। क्या आया, r डैश अपॉन r इक्वल टू 2 की पावर, ये बता ना, 2 की पावर 2 यानी 4, यानी r डैश अपॉन r इक्वल टू 4, यानी r डैश इक्वल टू 4r। पहला क्वेश्चन। सेकंड कहां से लाया, पहला ये तुमको पता है दिया। अब इसको देखो, यहां से देखो क्या बोला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन। आपको ए की कंसंट्रेशन को डबल करना है, तो ये तो हमारा मेन इक्वेशन था रेट का। अब अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो नया रेट तो कुछ और आएगा ना, ये r डैश से पूछ रहा है, तो हमने a को डबल किया 2a का स्क्वायर और b -1, इसको अलग से तोड़ के लिख दिया, 2 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर -1, ठीक है। फिर 2 से 1 को डिवाइड मार, r डैश अपॉन r इक्वेशन 2 - 3, k कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, r डैश अपॉन r इक्वल टू 2 की पावर 2 बचा है, 2 की पावर 2 4, यानी r डैश इक्वल टू 4r। अगर मैं कंसंट्रेशन a को डबल करूंगा तो जो नया रेट होगा पुराने का 4 गुना। हाँ चलेगा यार, कुछ भी करो, ऐसा कुछ नहीं। 8 मैं तुम बोला 4r हो गया खत्म, मैं पहली बार बता रहा हूँ, बात समझ में आया क्या? पहला क्वेश्चन सॉल्व, इसको लिखकर जगह कम है तो इतने में ही बताना है मुझे, ठीक है। तो इक्वेशन ये मैं ए वाला पार्ट खत्म कर दिया। आइए अब जरा इसी का मैं बी वाला पार्ट लेता हूं। इक्वेशन 1 तुम्हारी फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलने वाली है। अब बी पार्ट क्या बोला है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन ना, मतलब बी को हाफ करना है आप, तो नया रेट हो जाएगा r डैश, ऊपर लिखूं, अच्छा चलो इधर लिखता हूं,
टेबल हटाने के लिए क्या सबको फिर ऑफलाइन लेक्चर में आना पड़ेगा? ठीक है, टेबल कब हटेगी भगवान करे। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए का स्क्वायर, और बी को करना पड़ा क्या, हाफ, बराबर यही होगा। बी को आप हाफ कर दीजिए। चलो इसको लिख सकते हैं आर डैश के ए का स्क्वायर, और ये बी की पावर में -1 अपॉन 2 की पावर में -1, इक्वेशन 2 बन गया। फिर 2 को 1 से मार कर दिया, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 1 बराबर। चलिए तो क्या हो गया, आर डैश इज इक्वल टू के ए की पावर 2 डी की पावर -1 2 की पावर -1 डिवाइड बाई आर के ए की पावर में 2 बी की पावर में -1, के कैंसिल, ए कैंसिल, बी कैंसिल, बराबर। आर डैश अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 की पावर -1 ऊपर जाएगा क्या, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर क्या जाएगा ये 1, ठीक है, यानी आर डैश इज इक्वल टू 2r। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बात समझा ना, आर डैश इक्वल टू क्या हो गया 2r। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आया समझ में क्या, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो सी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों को डबल किया ना, ए और बी दोनों को डबल किया तो नया रेट क्या होगा। चलो ये तो तुम्हारा पुराना रेट है, तो आर डैश इज इक्वल टू के 2a की पावर 2 और 2b की पावर -1, बराबर यही होगा, दोनों को डबल कर दिया हमने। तो आर डैश इज इक्वल टू के 2 की पावर में 2 a की पावर में 2 2 की पावर में -1 b की पावर में -1, इक्वेशन 2। अब फिर इस इक्वेशन 2 को डिवाइड मारते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 चलेगा क्या, ठीक है। r इज इक्वल टू के a की पावर में 2 b की पावर में -1, के कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, r डैश अपॉन r इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस -1 ना, ये तो आएगा। इसका मतलब r डैश अपॉन r इक्वल टू क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, 2 - 1 1, यानी r डैश इज इक्वल टू 2r, तो फिर से आ जाएगा, तो ही समझा क्या, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा एक बार पैटर्न समझ जाओगे तो ये वाले क्वेश्चन करने बड़े मजे आते हैं, जो काटना पड़ता है, ठीक है, कुछ बचता नहीं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। अब देखो, अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, वॉल यहाँ तो कंसंट्रेशन रखना है, इसलिए क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपका ये जो नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर मैं कंटेनर वॉल्यूम के कंटेनर को 3 गुना बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा ना, इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम को डबल करूंगा तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, अरे इसको ट्रिपल करूंगा तो कंसंट्रेशन 1/3। इसका मतलब इसको करना है ट्रिपल, ये क्या हो जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या, सबको 3 से डिवाइड मारना है, a/3 b/3। चलिए स्टार्ट हो जाइए आपको। r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a/3 की पावर में 2 और b/3 की पावर में -1। समझ में आया क्या, क्योंकि वॉल्यूम को अगर आप डबल करोगे तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा 1/2, इसको 3 टाइम्स तो ये 1/3, 4 टाइम्स ये 1/4, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, r डैश इक्वल टू k a की पावर में 2 3 की पावर में 2 b की पावर में 1 3 की पावर में -1, इसको डिवाइड मार दो इक्वेशन 1 से, ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन 2, डिवाइड मारो, r इज इक्वल टू k a की पावर में क्या 2 और b की पावर में क्या -1, काट दो इसको बेटा, k से k, a से a, b से b, क्या बचा r डैश अपॉन r, 1/3 का क्या हो गया स्क्वायर, और इनटू क्या 1/3 की पावर में -1,
बराबर है कि नहीं भाई? 1/3 का स्क्वायर और 1/3 बार अब क्या हो गया, ये बराबर है r डैश अपॉन r। 1/3 की पावर में क्या होगा 2 - 1 1, इसका मतलब r डैश अपॉन r इक्वल टू 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा r डैश इक्वल टू क्या r/3 बराबर है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। समझ में आया क्या किस तरह सॉल्व करें? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर 2a प्लस b, 2a प्लस b gives product, when concentration of A is double, rate of reaction increases 2 times. And when concentration of A and B both are double, and B both are double, rate of reaction increases 8 times. 8 times. Write rate law expression. And order of reaction. चलो जरा क्वेश्चन को समझो जरा। आपको एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन दे दिया, 2a plus b gives product ना। क्या बोला बेटे, when concentration of A is double, rate of reaction increases 2 times. And when concentration of A and B both are double, rate of reaction increases 8 times. Write rate law expression, order of reaction. सबसे पहले तो एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा इक्वेशन 1 करके। तो r is equal to k a to the power x और b to the power y, ये अपना इक्वेशन 1। अब आप खुद बताओ, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ऑर्डर निकालना है x प्लस y करना पड़ेगा, बराबर है ना? चलो अब इक्वेशन 1 है। अब जरा पहली लाइन पढ़ो, when concentration of A is double, इसका मतलब 2a की पावर में x और b को तो वैसे रहने दो y, रेट ऑफ 2 टाइम्स, क्या ये 2r हो गया, बराबर ना? जब हमने a की कंसंट्रेशन को डबल किया तो a को मैंने 2a कर दिया और b को कुछ नहीं, b मैंने कुछ नहीं बोला गया, और रेट ऑफ इंक्रीज 2 टाइम्स, r से 2r हो गया। ये बना लो आप इक्वेशन 2, बराबर। अब अगली लाइन पढ़ो, when concentration of A and B both are double, इसका मतलब A को भी डबल करो और B को भी डबल करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स, तो R का 8 टाइम्स 8R, इक्वेशन 3। अब इसी तीनों इक्वेशन को तुमको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 1 जानबूझ कैसे हम लोग करते हैं, जिससे क्या होगा 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमको x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो क्या कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड बाय अंदर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2r इज इक्वल टू k 2 की पावर x a की पावर x b की पावर y, चलेगा? 2r इज इक्वल टू k 2 की पावर x a की पावर x b की पावर y, डिवाइड बाय इक्वेशन 1 r इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर में y, r k कैंसिल, r कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, बराबर। क्या बचा, इधर बचा 2 और यहाँ बचा 2 की पावर में x, 2 की पावर में 1, बेस बराबर x बिकम्स इक्वल टू 1।
ये आ गया 1 ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ गया क्या? अब मुझे क्या निकालना है? बी के रिस्पेक्ट में y निकालना है। चलो जरा हम क्या कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं। 3 डिवाइड बाई 1, मुझे y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए ना, 3 डिवाइड बाई 1, तो 3 क्या है, 8 आर ना, 8 आर इज इक्वल टू k, 2 की पावर में x, a की पावर में x, 2 की पावर में y और b की पावर में y, बराबर। इक्वेशन थर्ड, डिवाइड किससे करना है इसको? 1 से। r इक्वल टू k, a की पावर में x और b की पावर में y। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना बेटा, एक हाइपोथेटिकल बनाना, उसको 1 मानना, बाकी जो कुछ बोल रहा है उससे इक्वेशन बनाना, सबको 1 से डिवाइड मार के आंसर निकालना। ठीक है, अब जरा देखो, r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सब कैंसिल हो गया क्या? इधर बचा 8 और यहाँ आई होप 2 की पावर में x प्लस y, बराबर ना? क्या 8 को मैं 2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू 2 की पावर में x प्लस y, बेस बराबर, तो x प्लस y इक्वल टू 3। ओवरऑल ऑर्डर तो 3 है। अब x हमने कितना निकाला है? 1, 1 प्लस y इक्वल टू 3, सो y बिकम्स इक्वल टू 2। समझा क्या? इसका मतलब आपको जो रेट लॉ बनाना है, x क्या है 1, यहाँ लिख दीजिए 1, y क्या निकाला 2, ये 2, ये आपका रेट लॉ आ गया। ओवरऑल ऑर्डर 2 प्लस 1 थर्ड ऑर्डर। समझ में आ गया क्या? एक क्वेश्चन आपको दे, चलो एक आप एक क्वेश्चन आप ट्राई करें। a plus 2b plus 4c gives product when volume of container is doubled, rate of reaction decreases 8 times, it decreases 8 times when, भाई बात मत करें, concentration of A is double, कॉमा वगैरह को ध्यान देना, दूसरी इक्वेशन बनाओगे यहाँ से, when concentration of A is double and B is half, rate of reaction increases 4 times, increases 4 times, and when concentration of C increases 4 times, rate of reaction increases 64 times. Find पहला rate law expression, rate law expression, दूसरा order of reaction, ये आप करें, ठीक है?
मैंने बोला था अरे समझा के भी फायदा नहीं है।
आपको मैच करता हूँ। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, सही नहीं आया। मैं बताता हूँ कितने लोग कहा गया Z आया होगा। चलो बताएं कैसे होगा। सबसे पहले देखो जरा रिएक्शन में ध्यान दो। ऑर्डर दिया, हाँ ऑर्डर तो विराज ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो अपन क्या कर लेते हैं, R इक्वल टू के, A की पावर में x लिख लो, B की पावर में y लिख लो और C की पावर में z, बराबर ना। तीन तीन रिएक्टेंट है ना, इसको इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है। अब जैसा बोलता है वैसे इक्वेशन बनाना स्टार्ट। पहला पॉइंट, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम्स। नया रेट हो गया R/8, डिक्रीज हो गया ना, ठीक है। इज इक्वल टू, अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर रहे हो बेटा, डबल कर रहे हो, तो पक्का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। अभी बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपने वॉल्यूम को क्या किया डबल, तो कंसंट्रेशन हाफ, सबका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा A/2 टू द पावर x, B/2 टू द पावर y एंड C/2 टू द पावर z, इक्वेशन 2, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इस कॉमा के बाद पढ़िए। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड B इज हाफ, यानी A की कंसंट्रेशन को डबल करिए और B की कंसंट्रेशन को हाफ करिए। C के बारे में इस स्लाइड में कुछ बोला नहीं है, तो C को C ही रहना चाहिए। तो नया रेट कितना हुआ, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4R, इक्वेशन 3, बराबर। ठीक, लास्ट में आ जाओ। एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ C इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 64 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 64R, और केवल आपको C की कंसंट्रेशन को क्या बोला है, वो 4 टाइम्स, तो 4C टू द पावर Z, इक्वेशन 4, बराबर ना। यही 4 इक्वेशन आपके बनने थे। चलो सबसे पहले कर लेते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, R इज इक्वल टू के, A टू द पावर x, B टू द पावर y एंड C टू द पावर z। डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 2 से, R/8 is equal to k, A to the power x to the power x, B to the power y to the power और C to the power z और
टू द पावर, अब देखो बेटा आर आर कैंसिल, ठीक है, के कैंसिल, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, बराबर ना, डिनोमिनेटर ही बच रहा है बस। 8 इक्वल टू टू दी पावर x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, बराबर ना। इसका मतलब इसको क्या 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 8 को इज इक्वल टू टू दी पावर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। एक बात तो कंफर्म हो गया, ओवरऑल ऑर्डर तो 3 है, बराबर ना। दूसरा क्वेश्चन निकल चुका है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 3 है, बट अब 3 का मतलब हो सकता है 1 1 1 हो, 2 1 माइनस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 लाने के लिए अब सबको निकालना पड़ेगा अपने को। चलो इतना तो एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करिए, 4 को डिवाइड कर दीजिए 1 से जरा, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 1, ठीक है। 4 क्या है बताइए, 64r इज इक्वल टू के ए टू द पावर x b टू द पावर y एंड 4 टू द पावर z और c टू द पावर z। 4 को डिवाइड किया है 1 से, 1 क्या है अपना r is equal to k a to the power x b to the power y c to the power z। आराम से देखिए, r कैंसिल, k कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, ठीक है। इधर है 64 बचा, इधर 4 की पावर में z बचा, क्या मैं 64 को 4 रेज टू 3 लिख सकता हूँ, बराबर ना, इज इक्वल टू 4 रेज टू z, बेस बराबर हो गया तो z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू क्या आ गया 3, बराबर ना। अच्छा अब क्या करें बेटा, यहां से अब जरा सुनो, यहां पे क्या कर लेते हैं अपना, अब 3 को भी 1 से डिवाइड मार दो, 3 को क्या करो 1 से डिवाइड मार दो, 3 को 1 से डिवाइड मार दो, 3 तो बचा है बस, 1 2 को निपटा दिया, 4 1 को भी निपटा, 4 को देखो 2 इक्वेशन का यूज कर चुका हूं, 4 का भी यूज कर चुका हूं 1 के साथ, अब 3 का ही 1 के साथ बचा हुआ है ना, तो 3 डिवाइड बाई 1, 4r इज इक्वल टू k टू दी पावर में x, a टू दी पावर पे x, b टू दी पावर y टू दी पावर y एंड c टू दी पावर z। ये देखो गौर से देख लो, इक्वेशन 3 है अपना, बराबर। इसको डिवाइड मार रहा हूं मैं इक्वेशन 1 से, r इक्वल टू k a टू दी पावर x b टू दी पावर y एंड c टू दी पावर z, बराबर ना। चलो यहां से देखो, r कैंसिल, k कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल और c कैंसिल, अभी तक मिटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या बचा, जरा गौर करिएगा, इधर बचा 4 है ना, और इधर देखो 2 की पावर में x है और 2 की पावर में y है, क्या 2 की पावर x माइनस वाई लिख सकता हूँ इसको, बराबर ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर में x माइनस वाई ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वाई ना, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई, बेस बराबर हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अच्छा अब एक बात बताओ, अपने पास एक इक्वेशन था क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या था 3 था, क्या z की वैल्यू ऑलमोस्ट हमने निकाली 3, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बराबर ना। तो एक इक्वेशन बना अपने पास क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको जोड़ लो आपस में, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 2, तो x बिकम्स इक्वल टू 1, बराबर ना। x क्या हो गया आपका 1 आ गया। अच्छा अब मुझे x मिल चुका है, अब क्या करें बेटा, अब एक बात बताओ, x इक्वल टू 1 हो गया ना, अब और क्या निकाल सकते, z अपने को पता है, क्या कर लेंगे बताओ, यहाँ पे अगर मैं करूं x प्लस वाई ना, x इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे z भी पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं y,
तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 हो सकता है। x कितना आ गया 1 प्लस वाई और z कितना है 3 हाँ इज इक्वल टू क्या आ गया 3 y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 बराबर। और कुछ बचा कि नहीं हो गया सब। तो चलो लिख डालो बस रेट लो आप। a की पावर में x निकाला है 1, b की पावर में y निकाला बेटा कितना -1 और c की पावर में ये आपका हो गया ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आ गया क्या? ठीक है। बाकी देखो यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ सिर्फ मैथ है। ये केमिस्ट्री खत्म हो गई इक्वेशन बनाने के बाद। समझ में आ गया क्या? अब ओवरऑल रेट बोले 3 + 1 ठीक है और 4 - 1 3 ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? इस तरह क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। ठीक है। मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स दे दिया, इससे आसान ही पूछ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो 1 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके। तो एक टाइप का ये ऑर्डर का क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा रेट लॉ लिखिए और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बता दिए जाएंगे, ऐसा किया तो वैसा हो गया, वैसा किया तो ऐसा हो गया। तो जो किए एक रेट लॉ बना देना। ठीक है। उसका जैसा किया वैसे इक्वेशन बना लिया 1 2 3, उसको साइमल्टेनियस डिवाइड करके x y और z की वैल्यू निकालना। आ समझाना। इसमें एक क्वेश्चन और आता है ऑर्डर निकालने का। ये तो हुआ क्या, हमने एक एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीखा, उस पर न्यूमेरिकल बताया ऑर्डर निकालने का। ठीक है। एक होता है कभी कभी बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के डायरेक्ट प्रेडिक्ट करना होता है ऑर्डर क्या है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कराता हूं इस बात को। मैं बोलूं कि फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A gives product, the value of rate constant is 1.38 into 10 raised to -2 second inverse. What is the order of reaction? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इसका मतलब बेटा इस रिएक्शन की आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। अब इस सेकंड इनवर्स को फोकस करके आपको पता करना है यार ये किस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है सेकंड इनवर्स। बराबर। अगर ये पता चल जाए मुझे तो ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड। ठीक है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए आप बता सकते हो ये कौन सा ऑर्डर है। ठीक है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि रेट कांस्टेंट यूनिट 1.38 मोल पर लीटर पर सेकंड, बताइए इसका रेट ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, जरा सुनो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का ट्रिक सुनो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो। मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट करो। मोल 1 - n लीटर n-1। अब भाई मैं लीटर लिख रहा हूं, हो सकता है वहां पे क्वेश्चन बनाते समय डीएम क्यूब लिख जाए, वो तैयार है। ठीक है। तो लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। तो अब देखो वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अब मान लो मैं 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए k का यूनिट निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं बोलूं बेटा फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या n की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा? बराबर ना। जरा k का यूनिट बताओ। मोल 1 - n यानी 1 - 0, लीटर n-1 यानी 1 - 1 बस 0 - 1 और क्या होगा सेकंड इनवर्स। तो ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स लीटर, अरे सॉरी मोल पर लीटर पर सेकंड ना। तो ये हो गया बेटा 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो क्या यही रेट कांस्टेंट यहाँ लिखा है? नहीं, इसका तो ये तो 0 ऑर्डर तो नहीं है। तो क्या हाँ ठीक है ये कहाँ लिखा है? यूनिट ये लिखा है क्या? यहाँ तो कुछ सेकंड इनवर्स लोग लिखा है। देखते हैं क्या होता है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 आएगी? तो जरा फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। k इक्वल टू
मोल 1 माइनस n, 1 माइनस 1, लीटर n माइनस 1, 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। क्या के 1 माइनस 1 0 यानी 1, 1 माइनस 0 यानी 1, के इक्वल टू क्या सेकेंड इनवर्स। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था? तो देखो के यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है क्या? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के भी तुम पहचान सकते हो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बेटे n की वैल्यू क्या 2 रखूंगा, बराबर ना। चलिए जरा रेट कांस्टेंट निकालते हैं, की यूनिट निकालते हैं। मोल 1 माइनस n, 1 माइनस 2, लीटर n माइनस 1, 2 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जहां तक पूछता है सब बता देगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या n की वैल्यू 3 होगी, बराबर। तो यूनिट निकालिए थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। मोल 1 माइनस n, 1 माइनस 3, लीटर n माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। और सेकेंड ये हो गया मोल माइनस 2, लीटर स्क्वायर सेकेंड। ये थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है। ठीक है। तो आप यूनिट देख के भी पहचान सकते हो। रेट कांस्टेंट दिया है, अब बोला कौन से ऑर्डर है, तो आपको कुल मिला के रेट कांस्टेंट की यूनिट पहचानना है। ठीक है। सेकंड इनवर्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, टाइम इनवर्स लिया है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन है। और ये फॉर्मूला याद रखोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, सेकेंड। तो इतने में कोई दिक्कत? अब एक बात को रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट से आप कभी भी ऑर्डर नहीं पहचान सकते, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो किसी भी ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड ही होती है, चाहे फिर वो 0 हो, चाहे फिर वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। आपको अगर ऑर्डर पहचानना है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हर ऑर्डर के लिए बदल जाती है। ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप ऑर्डर को बता सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हर ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड ही है। बात समझाना। चलिए अब अगर बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट about order of reaction या रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ नया चीज आप सीखोगे, सुन लेना उसको। ठीक है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये समझ में आ जाता है कि यार जो भी रिएक्टेंट होते हैं रेट लॉ में उन्हीं का कंसंट्रेशन लिया जाता है। ठीक है। बट अगर ये अच्छा क्वेश्चन बन गया मल्टीपल चॉइस, ठीक है, या बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, असर्शन, रीजन, ठीक है, तो वहां पे फंसोगे तुम। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते क्या वहीं तक रह जाते हैं कि जो भी रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं हम अपन लोग एक्सपेरिमेंट करके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रेट लॉ में लिखते हैं, तो बच्चों के दिमाग में फिट हो जाता है। इसका मतलब रेट लॉ में कभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं आ सकता, प्रोडक्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना। कैटलिस्ट का भी कंसंट्रेशन आ सकता है रेट लॉ में। रेट लॉ में, और जरूरी नहीं है रेट लॉ में जितने रिएक्टेंट हो सबका आए, ठीक है, कुछ का नहीं भी आ सकता। ठीक है। रेट लॉ में जो स्टाइकियोमेट्री है जरूरी नहीं है कि वो पावर बने। बात समझा ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन आ सकता है, प्रोडक्ट का भी आ सकता है, इवन कैटलिस्ट का भी आ सकता है। हाँ बस इंटरमीडिएट का नहीं आता। इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आना है। ठीक है। उस पर बात हम करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। आइए पहले यहाँ कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। पहला पॉइंट समझिएगा, stoichiometric coefficient have nothing to do with order of reaction, with order of reaction। यानी किसी भी रिएक्शन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनका कुछ लेना लादना नहीं होता ऑर्डर के साथ। सीधी सी बात है। मतलब कैसे? जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा 2N2O5 gives 4NO2,
प्लस O2। अब ये रिएक्शन था, और जब एक्सपेरिमेंट्स इसका रेट का आया तो आया रेट इक्वल टू K N2O5। अब आप खुद देखो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक का 2, यहाँ 2 आया क्या? यानी ऐसा कुछ नहीं होता जो स्टोइकियोमेट्रिक को पावर बना, ऐसा कर दिया तो कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता ऑर्डर के साथ, ऑर्डर तो हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है। ठीक है, ये हमने किया, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि N2O5 को डबल करने पे रेट डबल हुआ, यानी कंसंट्रेशन की पावर में क्या है 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। बात समझाना। सेकंड पॉइंट, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन concentration term of product can be present। अब देखो, जब तक अगर आप इस बात को पढ़ते नहीं शायद ये वाला पॉइंट आप गलत करके आ गए, क्योंकि जितनी रिएक्शन अभी तक पढ़ाया है कभी ऐसा देखा नहीं आपने क्या प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन रेट लॉ में लिखा गया। तो अगर बोल देगा बताइए इनकरेक्ट है करेक्ट है, तो अगर ये बात ना बताऊं तो आप इसको सोचोगे तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आता है, जबकि क्या है कि प्रोडक्ट भी आ सकता है। और एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखी है उसको मैं लिख के देता हूं, ओजोन का डिप्लीशन। ठीक है, तो इन रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। जैसे देखिए, ओजोन जब डिप्लीट होता है तो 3O2 में जाता है। अगर इसका जब एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ निकाला गया, उसका रेट लॉ कुछ ये आया K इक्वल टू O3 की पावर में 2 और O2 की पावर में -1, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बना। देखो, ओजोन तो मेरा रिएक्टेंट है, O2 तो मेरा क्या था प्रोडक्ट, वो भी रेट लॉ में दिख रहा है, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन आ सकता है, जरूरी नहीं केवल रिएक्टेंट ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन concentration term of some reactant may be absent। मतलब जरूरी नहीं है जितने रिएक्टेंट लिखे हैं सब रेट लॉ में आ ही जाएं। अब हो सकता है कोई ऐसा रिएक्टेंट हो जिसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको रेट लॉ में क्यों लिखेंगे? बराबर। इस एग्जांपल के तौर पे देखो, NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड gives NO plus CO। ये मान लो एक रेट लॉ। आपको कुछ ध्यान रखना, कुछ रट्टा नहीं मारना है कि इसका एग्जांपल ये होता है, इसका एग्जांपल ये, कुछ रटिएगा मत, सिर्फ पॉइंट दिमाग में भर लीजिए कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट आ जाएं या कुछ रिएक्टेंट गायब भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी रेट लॉ में आ सकता है, इवन कैटलिस्ट भी रेट लॉ में आ सकता है, बट कभी इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ का जो रेट लॉ लिखा गया R इक्वल टू K NO2 और उसका स्क्वायर। आप देखिए क्या यहाँ CO लिखा गया क्या? इसका मतलब ये रिएक्शन NO2 के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, पर CO के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर हुआ होगा। आपने CO का कंसंट्रेशन बढ़ाया होगा घटाया होगा, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर, तो रेट में आया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक, अगला पॉइंट, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन concentration term of catalyst may be present। ये क्वेश्चन वही वाले होते हैं which of the following statements correct और incorrect वाले। ठीक है, तो इन रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने ले लिया 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, और इसको यहाँ पे कैटलिस्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस, पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक में। ठीक है, लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनने का तरीका होता है कांटेक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर। कांटेक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, और लेड चैम्बर प्रोसेस का होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका मैं रेट लॉ लिखूं जो कि एक्सपेरिमेंट से लिखा गया है, K इक्वल टू O2 की पावर 2 और NO, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आप खुद देखिए, एक रिएक्टेंट है, ये तो मिसिंग है, और NO कैटलिस्ट भी आ गया रेट लॉ में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट भी आ सकता है। बस ध्यान रखिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता। और इंटरमीडिएट कैसे पहचानते हैं
जो पहले स्टेप में बन रहा हो और दूसरे में उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे आप याद करो, थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन लिया था 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, बराबर। इसकी मैकेनिज्म का पहला स्टेप था कि 2a और एक भी रिएक्शन करके इंटरमीडिएट सी बनाया था, फिर यही सी बचे हुए एक मोल ए और एक मोल बी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया था, फिर उसको हमने ऐड कर दिया था, तो 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट आया था। तो आप बताइए, इसके पहले स्टेप में सी बन रहा है और दूसरे में सी का इस्तेमाल हो रहा है, इसका सी इज द इंटरमीडिएट। हमारे बोर्ड में बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो बन रहा हो, दूसरे स्टेप में उसका इस्तेमाल हो रहा हो, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो पहले स्टेप में इन्वॉल्व हो बट लास्ट में बच जाए, वो क्या होगा? कैटलिस्ट। बात समझाना? ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो, इसके बाद देखो एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, उसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड। ठीक है, एक तो अपन ने बड़ा एक्सपेरिमेंट वाला रेट ला, वो साफ साफ लिखेगा इतना गुना बढ़ाया तो इतना गुना रेट बढ़ गया, ऐसा वाला क्वेश्चन। एक आपको टेबल देके देता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे देगा, ठीक है, आपको कुछ रेट बता दिए जाएंगे, बोलेंगे जरा ऑर्डर बता दो। जरा उस क्वेश्चन को देखो, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। आसान सा क्वेश्चन होता है बिल्कुल। इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें क्वेश्चन ही कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको नोट्स में दिया, देख लेना। पहला क्वेश्चन कराता हूं, देखो आपने को एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन दिया 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट। एक मैं करा रहा हूं, एक इक्वेशन दिया, दो तीन क्वेश्चन और दिया है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले एक आप सीख लो, पहले इनिशियल रेट मेथड। आपको एक इक्वेशन दे दिया और आपको एक टेबल देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रहा है वो ए का, अब वो लिख देगा मोल पर लीटर में। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको देगा बी का, वो लिख देगा मोल पर लीटर में, और यहाँ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, इनिशियल आर या इनिशियल रेट। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी है मोल पर लीटर है, 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1। इनिशियल रेट कितना दिया? 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ ठीक है, आपसे क्या पूछेगा वो? फाइंड आउट पहला रेट लॉ, रेट लॉ बनाइए इसका। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तीसरा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट। आराम से, एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है। देखो कैसे, आप क्या करिए बेटा, इसका एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ पहले बना लीजिए। क्या होगा? R = K A⁴ X और B⁴ Y, बराबर। यही x और y मिल जाए तो रेट लॉ आ जाएगा। अब तुमको तीन डेटा दिए गए हैं, तीनों को रख के तीन इक्वेशन बना डालिए आप। पहले डेटा के अकॉर्डिंग R कितना है? 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू K। A कितना है? 0.1 A⁴x। B कितना है? 0.1 B⁴y, इक्वेशन 1। ओके, अब सेकंड डेटा उठा लीजिए। रेट क्या है? 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.1 A⁴x 0.2 B⁴y, इक्वेशन 2। तीसरा डेटा उठा लीजिए। रेट क्या है? 4 × 10⁻³ K 0.2 A⁴x 0.1 B⁴y, इक्वेशन। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। और उसका भी जरा ट्रिक सुनो कैसे करोगे। अपने को x और y चाहिए, बहुत ध्यान समझना। x और y की वैल्यू चाहिए। अगर दिमाग लगाओ बेटा, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड मारूं या 2 और 1 को डिवाइड मारूं तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा,
अपने को y के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू मिल जाएगी। सुनो अच्छे सुनो, अगर तुम्हें x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए तो कोई दो ऐसी इक्वेशन डिवाइड करो जहां y कट जाए। अगर तुम्हें जब x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना हो तो कोई दो ऐसी रिएक्शन चूज करो जहां पे y कैंसिल हो जाए। अगर तुम्हें y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए तो कोई दो ऐसी रिएक्शन चूज करो दोनों में जहां x कट जाए, बराबर ना। तो अगर मैं बात करूं कि मैं 1 डिवाइड बाई 2 कर दूं, यहाँ 1 डिवाइड बाई 2, तो इसमें क्या होगा, ये कट जाएगा और x के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। चलिए तो 1 में क्या है आपका 2 into 10 raised to minus 3 is equal to k 0.1 to the power x a to the power x और 0.1 to the power y और b to the power y। डिवाइड किया इक्वेशन किससे, 2 से। 1 into 10 raised to minus 3 k 0.1 to the power x a to the power x, बराबर ना, देख रहे हैं ना, हो रहा हूँ, ठीक है। 0.2 the power y and b to the power y। अब आराम से देखो, k कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बराबर ना। यहाँ हाँ अच्छा तो कैसे यहाँ ऊपर क्या बचा, 0.1 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, क्या है 1/2 की पावर क्या बन रहा है y, 1/2 की पावर क्या y, क्या इसको मैं 2 की पावर माइनस y लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, तो माइनस y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1 हो गया, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया, ठीक है। चल अब क्या करूं, देखो तुमको y मिल गया, अब मुझे x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करें, 1 और 3 को कैंसिल करें, ठीक है, क्या होगा आपका, देखो डिवाइड कर लो 1 and 3 या 3 and 1, जैसे देखो तुमको ऐसा नहीं है सर 1 डिवाइड बाय 3, जैसे तुम्हारी मैथ आसान लगे वैसा काम कर सकते हो, 1 डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो, 3 डिवाइड बाय 1 भी कर सकते हो, ऐसा करोगे थोड़ा आसान बन जाए। तो मैं 3 डिवाइड बाय 1 किया क्योंकि मुझे ना 2 2 4 हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो क्या कर लो यहाँ पे 3 क्या है 4 into 10 raised to minus 3 k 0.2 the power x a to the power x 0.1 to the power y और b to the power y divide by 1 2 into 10 raised to minus 3 is equal to k 0.1 to the power x a to the power x 0.1 to the power y and b to the power y। ये a की पावर x और आपका ये कैंसिल, फिर देखिए क्या बचा, 2 पूजा 4, ऊपर बचा 2 और नीचे भी 2, यहाँ भी क्या बचा 2, तो आप बताइए यहाँ से डेसिमल कैंसिल, 2 की पावर x हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। अब आइए x क्या निकाला 1, यहाँ चिपका दो 1, y क्या निकाला -1, ओवरऑल ऑर्डर 0 ऑर्डर, अगर 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई तो रेट लॉ आ गया, ऑर्डर भी आ गया, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको बना लिए हो r इक्वल टू k, a की पावर में 1 और b की पावर में -1, बराबर ना। तुम तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन उठा लो जो तुम्हें पसंद आए, ठीक है। r का पहला ले लिया 2 into 10 raised to minus 3 k, a क्या है 0.1 की पावर में 1 और ये क्या है 0.1 की पावर -1, इसको क्या 1 अपॉन में लेके कैंसिल करके निकालो, यही वैल्यू आएगा, समझा, बाकी नहीं।